हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के लिए उसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले 3-4 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी विहार, आरक्षित वन, संरक्षित वन क्या होते हैं, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, और फिर से उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा और विश्व स्तर पर क्या किया जा रहा है, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, इन सभी को जो है उस सारे वीडियो में कवर किया गया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग प्रदूषण तथा इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत में इन सबको कम करने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, धीरे धीरे करके ऐसे पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकोसिस्टम, इकोटून, पर्यावरण, पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या है, ठीक है, और अम्ब्रेला प्रजाति क्या है, की स्टोन प्रजाति क्या है, और इसके अंतर्गत जो है फाउंडेशन प्रजाति क्या है, तो इन सबको जो है अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रदूषण क्या है इसके बारे में अगर हम बताएं, प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल या फिर से भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों या फिर से उनकी जीवन परिस्थिति, औद्योगिक प्रक्रियाओं या फिर सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक होते हैं। और यह प्रदूषण प्राकृतिक जैसे ज्वालामुखी राख हो गया, अथवा मानव निर्मित जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से मुक्त CO2, तीव्र नगरीकरण से औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणामस्वरूप जो है आपका प्रदूषण जो है वो देखने को मिलता है। और प्रदूषण की यह क्या है कि प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जैविक और अजैविक। ऊर्जा की बात करें तो ध्वनि, ऊष्मा, रेडियो एक्टिव या किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं और इन्हें प्रदूषण कहा जाता है। इनके निस्तारण के आधार पर यह जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। और उत्पत्ति के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो यहाँ प्रदूषण के अगर हम प्रकार देखें तो देखिए, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक प्रदूषण और मानवजनित प्रदूषण। और ठोस कणकीय प्रदूषण, तरल प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण। अवस्था के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। जैसे DDT, प्लास्टिक, CO2 और CO, ये सब जो है यह प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, जबकि अमोनिया और ओजोन यह आपके सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। निस्तारण प्रकृति के आधार पर भी इसने दो भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय, जैसे घरेलू कचरा हो गया, मल मूत्र हो गया, अर्थात बायोडिग्रेडेबल, यह उस भाग में आ जाएंगे या उस कैटेगरी में आ जाएंगे। और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय या फिर से नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें प्लास्टिक, भारी धातुएं, सीसा और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ या तत्व होते हैं वह नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत इसे शामिल किया जाएगा। अगर प्रदूषक के या प्रदूषण के प्रकार की हम बात करें तो इसे चार भागों में बांटा गया है, भौतिक गुणों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, पर्यावरण के भाग के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर अगर देखें तो गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक में जैसे ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी का फटना, और मानव द्वारा निर्मित जैसे मनुष्य द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र, कृषि कृषि वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, औद्योगिक विकास के कारण जो है वनों का ह्रास हो रहा है, इससे भी प्राकृतिक प्रदूषण जो है हो रही है। और तीसरे में है पर्यावरण के भाग के आधार पर, इसे तीन भागों में बांटा गया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। और आपकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले देखें वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण के संदूषण से वायु की गुणवत्ता में ह्रास होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2022, ये आपका जो भी सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है यह बिल्कुल करंट से अपडेटेड है। तो आप लोगों को करंट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपका मतलब करंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आप बस जो है बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जितना भी मतलब आधे घंटे 45 मिनट का जो वीडियो है, आप बस अच्छे से इसे फॉलो कर लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ है ऐसे जो है की पॉइंट मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, ठीक है।
तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक 2022 में विश्व में होने वाले असामयिक मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारक क्या है? वायु प्रदूषण। जैसे कारखाना इसमें जिम्मेदार है 51%, वाहन 27, फसल अवशेषों का दहन 17 वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक योगदान कौन देता है वायु प्रदूषण में? कारखाना 51%, वाहन 27 और फसल के जो अवशेष हैं वो 17%। इसके प्रकारों की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक, यह प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सब जो है आपके प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें द्वितीयक प्रदूषक की, तो प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे आपका ओजोन हो गया और पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट हो गया, जिसे पैन कहा जाता है। इनका निर्माण नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अम्ल वर्षा H2SO4 व अमोनिया आदि जो है यह द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण में भवन के अंदर तथा आसपास वायु की गुणवत्ता का खराब स्तर घरेलू वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे भोजन पकाने के लिए ठोस ईंधन जैसे कि लकड़ी, चारकोल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। बाहरी परिवेशी प्रदूषण की बात करें तो प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से निर्मित होता है, जैसे जंगल की आग हो गया, ज्वालामुखी, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। फॉग की बात करें, यह एक दृश्यमान एरोसॉल होता है जिसमें पृथ्वी की सतह पर या उसके पास वायु में निलंबित पानी की जो छोटी बूंदें या बर्फ के जो क्रिस्टल होते हैं, यह कोहरे को एक प्रकार का निचला बादल माना जाता है। ठीक, और फॉग सामान्यतः उच्च दबाव वाले उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां आर्द्रता 75% से अधिक होती है और इसकी वजह से दृश्यता कम हो जाती है और दुर्घटना देखने को मिलती है। धूम कोहरा क्या है? यह स्मॉग प्लस फॉग के मिश्रण को धूम कोहरा कहा जाता है और यह वायु प्रदूषण का एक गहन प्रकार होता है। स्मॉग, फॉग, धूल एवं अन्य वायु प्रदूषण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ आदि इनका हानिकारक मिश्रण है, जैसे PM10 के साथ सूर्य के प्रकाश के परिणाम स्वरूप बनता है। इसका प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव जैसे खुजली, आँखों में जलन, फेफड़ों में ऊतकों की क्षति, हृदय गति एवं श्वास में विकार उत्पन्न होना आदि इसके मुख्य कारण हैं और इसकी वजह से कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। प्रकार की बात करें तो गंधकी धूम कोहरा और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, गंधकी धूम कोहरे की बात करें तो यह ठंडी आर्द्र जलवायु में निर्मित होता है। ठीक, गंधकी धूम कोहरा ठंडी आर्द्र जलवायु में निर्मित होता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीकरण में हवा में सल्फेट बनाता है, जो वायुमंडल में धुंध और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लंदन स्मॉग क्या है? रासायनिक रूप से यह एक कमी लाने वाला मिश्रण है और इस कारण से स्मॉग में कमी लाने वाला, इसे जो है स्मॉग में कमी लाने वाला कहते हैं और इसे शीत स्मॉग या क्लासिक स्मॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। वातावरण में जब सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करता है तब फोटोकेमिकल स्मॉग और धरातल ओजोन निर्मित होता है। यह एक भूरे धुंध की तरह दिखाई देता है। यह ऑक्सीकारक घटकों को अधिक शामिल करता है। इसमें ग्रीष्म स्मॉग और लॉस एंजल्स स्मॉग के नाम से जाना जाता है। कृष्ण कार्बन क्या है? यह अत्यंत महीन कणकीय पदार्थ होते हैं जो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं जैव भार के अपूर्ण दहन द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब जो पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है लकड़ियों का या कोयलों का, तो उसके बाद जो है जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे कृष्ण या कार्बन प्रदूषण कहा जाता है या ब्लैक कार्बन जिसे। यह ऑटोमोबाइल हो गया, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला एक पार्टिक्यूलेट मैटर। यह एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कुछ दिनों बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। यह धूमकालिक में पाए जाने वाला एक प्रदूषण कणकीय है। कृष्ण कार्बन के कारण गंगोत्री हिमनद के पिघलने की दर में वृद्धि हुई है। कणकीय पदार्थ, यह कणकीय पदार्थ PM में पाए जाने वाले अर्थात जो पार्टिकुलेट मैटर है, वायु में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ एवं द्रव कणों का मिश्रण होता है। PM10 क्या है? ऐसे अविभाजित कण जिनका व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम होता है उसे PM10 के अंतर्गत रखा जाता है। और PM2.5 या ऐसे महीन अविभाजित कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। वायु के प्रवाह के साथ स्वतंत्र रूप से चलने के कारण यह हमारे फेफड़ों में छोटे छिद्रों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिस कारण से अत्यधिक जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा क्या है? सामान्य वर्षा का जो pH मान होता है वर्षा जल का
वह 5.6 होता है, 5.6 होता है। किंतु इसमें कम पीएच मान होने पर यह अम्ल वर्षा कहलाता है, ठीक है, जिसका पीएच मान 4.2 से 4.4 तक होता है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में विक्रिया करते हैं तब ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक, देखिए NOx SO2 प्लस आर्द्रता प्लस अन्य रसायन, यह सभी मिल करके अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं HNO3 और H2SO4। देखिए, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्व का पानी में मिल जाने से ये दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। इसका प्रभाव क्या है, मृदा में सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वो अवरुद्ध होते हैं, मृदा अम्लीकरण तथा महासागरों का अम्लीकरण होने से जलीय प्राणियों की मृत्यु और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है तथा जलीय जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, धातुओं का क्षरण तथा पत्थर की इमारतें और मूर्तियाँ जो हैं वह अपक्षयित हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये ताजमहल जो है वो वायु प्रदूषण या अम्ल वर्षा के कारण जो है क्या है, उसका रंग जो है पीला पड़ रहा था, जिस कारण वहाँ पे कुछ सरकार द्वारा कुछ मेजर कठोर प्रतिबंध वहाँ पे लगाए गए हैं गाड़ियों को लेकर के। ठीक, और इसमें देखिए कड़कीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो वाहन, बिजली उत्पादन संयंत्र, निर्माण गतिविधि, तेल शोधन कारखाने, रेल यार्ड, औद्योगिक संस्थान। इसका प्रभाव हृदय रक्तवाहिनी संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दहन प्रक्रिया से उत्सर्जन, परिवहन ईंधन, यह जो है इसके स्रोत हैं, और इससे श्वसन से संबंधित बीमारी में वृद्धि होती है, अम्ल वर्षा वातावरण जो है वो धुंधला हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह जीवाश्म ईंधन, बिजली उत्पन्न संयंत्र, धातुकर्म एवं प्रसंस्करण प्रक्रिया द्वारा इनका जो है उत्सर्जन होता है, और यह श्वसन तंत्र में फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, आँखों में जलन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अम्ल वर्षा हो सकती है। ओजोन की बात करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx प्लस VOC के माध्यम से फोटोरासायनिक अभिक्रिया होती है और इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। इससे क्या होता है कि यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है, फेफड़े श्वसन नली एवं आँखों को प्रभावित करती है, जिससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है, और इसे चर्म कैंसर भी होता है ओजोन से। ठीक, ओजोन प्रदूषण से। फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश सूक्ष्म महीन कण होते हैं जिसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। आयातित कोयले की अपेक्षा भारतीय कोयला निम्न गुणवत्ता का होता है, जिसकी राख का प्रतिशत 30 से 45% अधिक होता है। इसमें जो है अन्य की अपेक्षा 30 से 40% जो राख है वह अधिक उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य घटक, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम डाइऑक्साइड CaO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यह जो है इसमें पाए जाते हैं किसमें, फ्लाई ऐश में। गौड़ घटक क्या है, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान, कैडमियम, क्रोमियम और हेक्सावेलेट क्रोमियम, कोबाल्ट, सीसा, मैग्नीज, पारा, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम और स्ट्रेटियम, थीलियम, वेनेडियम, यह गैर दहित कार्बन जो है गौड़ घटक के अंतर्गत आते हैं। फ्लाई ऐश के नकारात्मक प्रभाव, यह अम्लीय वर्षा, विषाक्त रेडियो एक्टिव पदार्थों को धारण करता है, इसमें कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है, हृदय रोग से संबंधित समस्या, श्वसन रोग हो सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होती है, संज्ञानात्मक और विकासात्मक, यह सभी जो है इससे प्रभावित होते हैं। फ्लाई ऐश के उपयोग की अगर हम बात करें तो कि फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो फ्लाई ऐश कुछ पोर्टलैंड सीमेंट सामग्री को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, मतलब इसे बनाने में किया जा सकता है। और भारत सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की 300 किलोमीटर की परिधि में आने वाली निर्माण परियोजनाओं के लिए फ्लाई ऐश की ईंटों के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, कितना, 300 किलोमीटर की परिधि में जो विद्युत संयंत्र है उसके 300 किलोमीटर की परिधि में जो रोड बनेंगे वह फ्लाई ऐश से ही बनेंगे, और यह अनिवार्य कर दिया गया है किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। अम्लीय मृदा में मृदा सुधारक की तरह प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही साथ छिद्रों को बंद कर यह मृदा की जल धारण क्षमता को, मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि करती है। और भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य ने फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति को अपनाया था, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य द्वारा फ्लाई ऐश की उपयोगिता नीति को अपनाया गया था, और सरकार ने फ्लाई ऐश की उपयोगिता निर्धारण करने के लिए एस्ट्रैक नामक मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया है। ठीक है, तो एस्ट्रैक क्या है, यह फ्लाई ऐश की उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है।
वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 इस वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और बाधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। और ये इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित वायु प्रदूषण को नियंत्रित क्षेत्रों में इसे नियंत्रित किया जाता है। यह राज्य औद्योगिक संस्थानों, ऑटोमोबाइल्स के लिए उत्सर्जन मानक का निर्धारण करता है। केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, CPCB, इसे वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, CACP के पास वायु अधिनियम को लागू करने का अधिकार है। 1987 के संशोधन द्वारा वायु अधिनियम में नागरिकों के मुकदमों का प्रावधान लाया गया और इसी के तहत अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, BS मानक क्या है। यह वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के लिए उत्सर्जन मानक है और इस मानकों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। भारत में उत्सर्जन मानकों को 1991 और BS फर्स्ट मानक को 2000 में यूरोपीय मानकों के आधार पर लागू किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भारत के BS5 को छोड़कर के सीधे BS6 को प्रस्तावित किया था। किसके द्वारा किया गया था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कब? 2020 में। ठीक है, और BS6 ईंधन के प्रयोग द्वारा सल्फर तत्व के उत्सर्जन में 80% की कमी देखने को मिलती है। और वर्तमान समय में जो लागू है वो BS6 मानक ही लागू है। BS6 ईंधन द्वारा डीजल वाहनों द्वारा उत्सर्जन 70% और पेट्रोल कार में 25% तक हानिकारक जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसमें कमी आती है। BS6 डीजल कारों में होने वाले कैंसर कारक कणकीय पदार्थों के उत्सर्जन को 80% कम करते हैं। और भारत स्टेज या BS उत्सर्जन मानक सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है जिसका सभी मोटर वाहनों को पालन करना होता है और यदि उन्हें भारत में बेचा और संचालित किया जाना है तो यह इसका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? CPCB ने सामान्य नागरिकों के लिए आसानी से समझने योग्य वायु गुणवत्ता पर सूचना का प्रसार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2014 में वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? 2014 में। और किसके द्वारा किया गया था? CPCB द्वारा। और AQI में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियों का निर्धारण किया गया। क्या क्या? अच्छा, संतोषजनक, सामान्य रूप से प्रदूषित, बहुत खराब, गंभीर और गंभीर। ठीक है, 6 कैटेगरी में से बांटा गया है। देखिए, और इसके आधार पर ही वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा देश के सभी शहरों की जो प्रदूषण स्थिति है उसका आकलन किया जाता है। और यह 8 प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एकीकृत कर एकल संख्या नामकरण का रंग बदलता है। ठीक है, मतलब रंग में वो करता है, मतलब कितने प्रदूषकों का निर्धारण किया गया है? 8। और इसमें कौन कौन है? कणकीय प्रदूषण अर्थात PM10, कणकीय प्रदूषण PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनियम NH3 और सीसा PB। यह जो है 8 प्रदूषकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण का जो मानक तय किया जाता है, जो रिपोर्ट जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है? CPCB द्वारा 2009 में अधिसूचित किया गया था और यह अधिनियम 1981 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कितने हैं? NAAQS में टोटल 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। किसमें? राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक में टोटल 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कणकीय पदार्थ PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, आर्सेनिक, अमोनिया और बेंजोपायरिन, निकिल, ये 12 प्रदूषक जो है इसके अंतर्गत शामिल है। किसमें? राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक सूचकांक में। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CACP द्वारा CPCB द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे लागू किया जाता है। और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1981 से यह शक्तियाँ जो है प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली के क्षेत्र में चरम जो वायु प्रदूषण है इस घटनाओं का पूर्वानुमान करना, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्यवाही योजना के तहत आवश्यक उपायों को अपनाने के लिए चेतावनी जारी करना। और यह पिछले 15 वर्षों से पराली जलाने की घटनाओं के डेटा का आकलन करके पूर्वानुमान भी करता है। ठीक है, और इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में स्थित है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। और यह प्रदूषण स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है और तब यह NCR में 48 घंटे के दौरान लागू करने के लिए स्वीकृति कार्यवाही की मतलब अप्रूवल देता है। ठीक है, देखिए, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह एक सांविधिक संगठन है जिसे जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया है।
यह वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्यों को ग्रहण करता है और यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके कार्य क्या है? देश में जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम करना, इनका नियंत्रण निवारण करना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और इनसे संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, और इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय के तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित सांख्यिकी और तकनीकी डेटाबेस को एकत्र करना और उसके बाद जो है इन्हें संग्रहित करना, फिर प्रकाशित करना। निम्न उत्सर्जनकर्ता की बात करें, यह कम हानिकारक कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें CMIR नीरी नागपुर द्वारा विकसित किया गया, CSIR नागपुर द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक, और इन पटाखों के नाम क्या हैं? सुरक्षित जल निष्कासन, सुरक्षित निम्न एल्युमिनियम तथा सुरक्षित थर्माइट पटाखे जो है यह इनके नाम हैं। जो ग्रीन पटाखे हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। अगर प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय द्वारा इसे निर्मित किया गया था और इसे पर्यावरण मंत्रालय ने 1998 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के अंतर्गत अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित एवं संवर्धित करना तथा NCR दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण में सुप्रीम कोर्ट को सहयोग देना। NCR दिल्ली की बात करें तो श्रेणीबद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही योजना को प्रदूषण स्तर के आधार पर इसे लागू करना और यह स्वतः संज्ञान लेकर के कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए इसमें ये देखिए इम्पोर्टेंट है, अरावली की महान हरित दीवार केंद्रीय सरकार गुजरात से दिल्ली हरियाणा की जो सीमा है वहाँ पे 1400 किलोमीटर लंबी 5 किलोमीटर चौड़ी हरित बेल्ट बनाने की योजना पर विचार कर रही है। यह करंट से रिलेटेड है तो क्वेश्चन जो है बन सकता है। और यह योजना अफ्रीका की जो ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना है उसी से प्रेरित है। हरित दीवार जो है यह विचार 2019 में भारत में आयोजित किया गया था। मरुस्थलीकरण की जो रोकथाम के लिए संयुक्त सम्मेलन हुआ था भारत में ना, 14वां कॉन्फ्रेंस COP14, तो उसमें जो है यह प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि क्षरण तथा थार मरुस्थल के पूर्व दिशा में हो रहे विस्तार को रोकना और यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के मरुस्थल से आने वाली धूल के लिए बांध की तरह कार्य करेगा। भारत में भूमि पुनर्स्थापना के लक्ष्यों को प्राथमिक स्तर पर रखा गया है, जिसके तहत भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का जो मरुस्थलीकरण में बदल गया है उसको मतलब उर्वर बनाना। ठीक है, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया, कब तक बनाना है? 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में इसे लागू किया गया था और यह भारत द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को निम्नीकरण के लक्ष्य के साथ अपनाने की दिशा में यह पहला प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि 102 नॉन अटेनमेंट शहरों की जो कड़कीय पदार्थ PM प्रदूषण है, पार्टिकुलेट मैटर है, उसके आधार पर 2017 की तुलना में 24 तक 20 से 30% तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए यह कुछ आपदाएं हैं। जो रासायनिक आपदा की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था। ठीक है, और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण जो है यह त्रासदी देखने को मिली थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग और पॉलीयूरीथेन फोम कीटनाशक और प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। यह घटना कब हुई थी? 1984 में। दूसरा था विशाखापत्तनम गैस रिसाव दुर्घटना जो 2020 में हुआ था, हाल ही में हुआ था। ठीक है, और LG पॉलीमर्स रासायनिक संयंत्र जो विशाखापत्तनम है, इसमें स्टायरीन गैसों के रिसाव के कारण जो है दुर्घटना हुआ था। ठीक है, किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। स्टायरीन जो एक ज्वलनशील द्रव है और जिसका प्रयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक फाइबर कांच और लैटेक्स के उत्पादन में किया जाता है। स्टायरीन के संपर्क में आने से आँख, त्वचा और नाक में जलन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा किडनी को नुकसान पहुँचता है। नाभिकीय आपदा की बात करें तो इसके अंदर चेरनोबिल आपदा आता है जो 1986 वर्तमान यूक्रेन भूतपूर्व सोवियत संघ में जो हुआ था, और फुकुशिमा डाइची नाम का आपदा जो आपके जापान में हुआ था 2011 में। ये घटनाएं लगातार या लागत हताहत दोनों मामलों में आज तक की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। बात करें अगर हम जल प्रदूषण की, जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए तो उसकी उपयोगिता कम हो जाए तो जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, साथियों हो सकता है कि ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और भले ही जो है इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। ठीक,
तो आप लोग जो है बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बिंदु स्रोत प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषण आते हैं जिसमें प्रदूषक जल के निश्चित स्रोत से आते हैं, जैसे नगर पालिका सीवेज, औद्योगिक बहिस्राव जो कचरे हैं और सीवेज प्रणाली जो है इनसे। और अंतः बिंदु स्रोत की बात करें, इसके अंतर्गत प्रदूषक एक विस्तृत क्षेत्र से आते हैं, जैसे शहर के वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्र का बहाव, खुले में शौच, धोबी घाट, पशु के शव इत्यादि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए विलयित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, यह क्या है? विलयित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन एकमात्र विधि है कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है यह अनुमान लगाने के लिए। ऑक्सीजन जल में घुलनशील नहीं होता है, इसकी विलयशीलता दाब और ताप पर निर्भर करती है। तापमान के बढ़ने पर विलयित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। जैसे तापमान बढ़ता है, पानी में ऑक्सीजन की जो औसत दर है, जो मात्रा है, वो कम होने लगती है। और ग्रीष्मकाल में जैविक ऑक्सीकरण, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीडेशन है, यह बढ़ने के कारण विलयित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। और इस परीक्षण को करने के लिए मुख्यतः यौगिक एजाइड, आयोडाइड, स्टार्च घोल और सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बीओडी क्या है? जैविक ऑक्सीजन मांग या फिर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है, उसे हम बीओडी कहा जाते हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल से कार्बनिक कचरे को हटाने के लिए आवश्यक होती है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। और जैविक ऑक्सीजन मांग अधिक होना जल में विलयित ऑक्सीजन के निम्न स्तर का सूचक है, ठीक है। यदि जैविक ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो इसका मतलब ये है कि जल में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वह कम है। रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जल में ऑक्सीजन के प्रति 10,000 भाग में वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा किया जाता है। जल प्रदूषण के मापन के लिए बीओडी की तुलना में सीओडी एक बेहतर विकल्प है और इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सुपोषण क्या है? अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, इनकी उपलब्धता में वृद्धि के कारण शैवालों का तेजी गति से विकास होता है, जिसे शैवाल उत्प्लावन या जिसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है, ठीक है। इसे सुपोषण की घटना कहते हैं। और यह एक प्राकृतिक घटना है, किंतु मानवीय कारक जैसे कि उर्वरक, औद्योगिक अपशिष्ट जल, सीवेज निष्कासन आदि के कारण जो इसमें वृद्धि होती है। शैवाल उत्प्लावन के कारण प्रकाश व प्रवेश सीमित हो जाता है, जिससे पौधों और जलीय जो जंतु हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और इनकी मृत्यु होने लगती है। मृत क्षेत्र जैविक मरुस्थल, जब उत्प्लावित शैवाल मृत हो जाते हैं तब उनके अपघटन के लिए जल में विलीय ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है और अल्प ऑक्सीजन अथवा मृत क्षेत्र निर्मित होते हैं। और अधिकांश जंतुओं का जीवन या तो समाप्त हो जाता है या तो वे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैव आवर्धन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, यह वह प्रक्रिया है जब विषैला प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और विभिन्न पोषण स्तरों में इनका सांद्रण बढ़ता जाता है। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर रहने वाले जानवर अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे डीडीटी। देखिए मान लीजिए उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ठीक है। उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी, फिर द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। तो जो उत्पादक हैं इसमें जो है जैव आवर्धन का जो संगठक होगा या संगठन होगा या फिर से इनकी जो उपस्थिति होगी वह कम होगी। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो इसमें इनकी संख्या इससे अधिक होगी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें जो है इससे भी अधिक होगी, इसके बाद जो है उसमें अधिक और अधिक होगी, और लास्ट में जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं उसमें इन प्रदूषकों का जो है स्तर है वह सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन। देखिए मानव तथा जलीय जीव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह खाद्य श्रृंखला को नष्ट करता है। महासागरीय अम्लीयता की अगर हम बात करें, महासागरों द्वारा CO2 के अत्यधिक अवशोषण के कारण समुद्री जल के pH मान में आई कमी को महासागर अम्लीकरण कहा जाता है। इसका प्रभाव यह है कि यह प्रवाल भित्ति एवं समुद्री परितंत्र को नुकसान पहुंचाता है और खाद्य श्रृंखला को नष्ट करता है। समुद्री जल प्रदूषण की बात करें, समुद्र सभी प्रकार के प्राकृतिक और मानव जनित प्रदूषकों जैसे सीवेज, ठोस कचरा, समुद्री जहाज में प्रयुक्त तेल, ग्रीस आदि, तेल अधिप्लाव इत्यादि के लिए सिंक बन चुके हैं। और जल से हल्का होने के कारण तेल समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, या कह सकते हैं कि समुद्र की ऊपरी परत को ढक लेते हैं, जिससे पौधे और जीवों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और उनकी मृत्यु होने लगती है। प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जल के प्रमुख प्रदूषक हैं, क्योंकि इनका जो प्राकृतिक अपघटन है वह नहीं होता है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं और जैव संचयन, जैव आवर्धन की वृद्धि कर सकते हैं। देखिए जल प्रदूषण से संबंधित कुछ बीमारियों की बात करें, मिनीमाता रोग,
जो पारे की विषाक्तता के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है, इटाई रोग जो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है और फेफड़े और यकृत कैंसर उत्पन्न करता है, हड्डियों का गलना या फ्लोराइड प्रदूषण के कारण दांतों का गलना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ट्रैकोमा या अस्वच्छ जल के कारण जो है आंखों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। जल प्रदूषण से संबंधित सरकारी पहल क्या है, सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 जो जल की गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखते हुए जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक संस्थागत सूचना की स्थापना करता है, और यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का एक सांविधिक संगठन है। ठीक है, और यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई है, और इसके अंतर्गत कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय जल नीति 2012, अटल भूजल योजना, गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में बनाया गया था, नमामि गंगा कार्यक्रम जो 2014 में आया था। इन सभी के माध्यम से जो जल प्रदूषण है उसको कम करने की तरफ भारत सरकार द्वारा जो है अग्रसर भूमिका निभाई जा रही है। और यदि किसी तापीय प्रदूषण की बात करें, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा जल के सामान्य तापमान में परिवर्तन हो जाता है तो उसे जल की गुणवत्ता में ह्रास होता है, जिसे तापीय प्रदूषण कहा जाता है। देखिए, तापीय प्रदूषण के कारण स्रोत की बात करें तो औद्योगिक और नाभिकीय विद्युत संयंत्र, निर्वनीकरण, मृदा क्षरण, शहरी अपवाह, प्राकृतिक कारक हैं जैसे ज्वालामुखी। प्राकृतिक कारक में ज्वालामुखी, गर्म जल के स्रोत, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट तथा घरेलू सीवेज जो है ये आते हैं। मानव, वन्यजीव तथा समुद्री जीवन पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तापीय प्रदूषण के कारण जल में विषाक्तता बढ़ने लगती है और विलित जो ऑक्सीजन है उसके स्तर में कमी आने लगती है। खाद्य श्रृंखला का जो अस्थायित्व है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और प्रजनन जो है वह बाधित होता है। प्रजातियों का प्रवसन, जैव विविधता को हानि होती है। इसके नियंत्रण जैव अनुप्रयोग के लिए पुनः प्रयोग में लिया जा सकता है, मतलब इसे जो है रीजनरेशन का उपयोग करके इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। मृदा की मरम्मत के लिए, मत्स्य पालन आदि के लिए इसका उपयोग हो सकता है। मृदा प्रदूषण की बात करें, भूमि के देखिए जैसे कि कृषि प्रणाली, फसल चक्र और कृषि वानिकी, मृदा प्रबंधन जो है आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है, जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता, उपयोगिता नष्ट होती है, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। कारक प्राकृतिक और मानव जनित क्या है? कृषि तथा पशुपालन की अधारणीय प्रक्रिया, ठोस कचरा प्रबंधन का अभाव, खतरनाक रसायनों का असुरक्षित भंडारण, नाभिकीय अपशिष्ट, शहरी में यातायात संरचनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और अत्यधिक जहरीले औद्योगिक रासायनिक कचरे का अनुचित निपटान मिट्टी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? यह स्वतः वायु प्रदूषण के कारण बन सकता है। पौधों का उपापचयन जो है वह प्रभावित होता है और फसल उत्पादकता में कमी आती है। मृदा अपरदन तथा सुपोषण में वृद्धि होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी आती है और मृदा की जो पोषण शक्ति है वह उसमें कमी उत्पन्न होती है, कैंसर का कारण बनता है। और प्रदूषित मिट्टी में पाए जाने वाले संदूषक जैसे नाक, मुंह, त्वचा जैसे कई माध्यमों से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और यह उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए मृदा प्रदूषण तथा स्वास्थ्य की बात करें, इसमें अगर हम बात करें मृदा प्रदूषण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की, तो मृदा में सबसे अधिक कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन 42%, फिर आपके भारी धातु आते हैं 31%, खनिज तेल 20% और अन्य जो है 7%। मृदा संदूषक तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर उसके प्रभाव की बात करें तो सीसा का प्रभाव क्या पड़ता है? पेट, खनन गतिविधियाँ, ढुलाई गतिविधियाँ, वाहनों से उत्सर्जन, निर्मित गतिविधि, कृषि तथा बैटरी आदि सीसा उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो हैं ये होते हैं। पारा या खनन कार्य, कोयला जो खान होता है, ठीक है, उन सब से ज्वालामुखी हो गया, चिकित्सकीय अपशिष्ट हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि अंगों में झुनझुनी, बोलने की क्षमता में क्षति, संतुलन एवं समन्वय में कमी, कपकपाहट, अवसाद, मनोदशा में परिवर्तन, तंत्रिका तंत्र गंभीर रूप से क्षति होती है, खुजली, दर्द, मस्तिष्क, किडनी, फेफड़े को नुकसान। तो यह जो है इसकी वजह से कुछ नुकसान होते हैं। आर्सेनिक की बात करें, इसका जो आर्सेनिक का जो उत्सर्जन होता है या फिर से वृद्धि होती है, आर्सेनिक में वह खनन, कोयला प्रयुक्त विद्युत संयंत्र, लकड़ी के काम, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ढलाई गतिविधि, इन सब से जो है इसका उत्सर्जन होता है और इससे न्यूरोटॉक्सिटी जो है या पेट में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, मूत्र में रक्त, गर्भावस्था में जटिलताएं, शिशु मृत्यु, शिशुओं में संज्ञानात्मक समस्या का उत्पन्न होना, मूत्राशय और फेफड़ों का कैंसर जो है इसकी वजह से होता है। ठीक है, देखिए खरपतवार कीटनाशक की बात करें, कृषि गतिविधि और बागवानी से जो है इसका
उत्सर्जन होता है और यह जन्म दोष, अंतःस्रावी व्यवधान, प्रजनन संबंधी समस्याएं, ल्यूकीमिया आदि कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। निखिल की बात करें, खनन गतिविधि, ढलाई गतिविधि, निर्माण गतिविधि, इन सब से जो है इसका उत्सर्जन होता है। और यह फेफड़े के कैंसर, तंत्रिका तंत्र क्षति, बाल पकना, बालपन में विकास का रुक जाना, किडनी तथा यकृत में अवरोध हो सकता है। हृदय में रक्त वाहिकाओं से संबंधित रोग जो है इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्वनि प्रदूषण। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि या अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पत्ति, अशांति, बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे वाहनों का शोर हो गया, उद्योगों के शोर। ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है? मानव तथा वन्यजीव के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। हृदय में रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। उच्च रक्तचाप, अत्यधिक तनाव, सुनने में परेशानी, निद्रा में बाधा, संज्ञानात्मक समस्याएं, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। इसके नियंत्रण के उपाय क्या है? आभाग्राही अंतः में नियंत्रण करना, स्रोत पर ही ध्वनि प्रदूषण का दमन करना, ध्वनि का क्षेत्र चिन्हित करना और निर्माण के स्तर में ध्वनि इंसुलेशन का प्रयोग करना, वृक्षारोपण, सख्त विधायी उपाय करना। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2002 ईस्वी जो यह लागू है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि से संबंधित वायु गुणवत्ता मानक को तय किया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम नियम 2000 ईस्वी लागू है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण स्रोत की बात करें, यूरेनियम खनन से, परमाणु विद्युत रिएक्टर, उद्योगों में रेडिएशन। ठीक है, रक्षा कर्मियों, युद्धों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, परमाणु अपशिष्ट का निपटान और प्राकृतिक निपटान जो है, और आंतरिक एवं भूपर्पटी से विकिरण जो होता है उससे जो है इस हो सकता है। इसका प्रभाव क्या होगा? अनुवांशिक उत्परिवर्तन, कैंसर, ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्त कैंसर, स्त्राव से पहले वृद्धि का होना, मृदा का अनुर्वर होना। रेडियोधर्मी सामग्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे कायिक क्षति होती है, अर्थात शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण की बात करें तो प्रकाश प्रदूषण एक व्यापक शब्दावली है जो विभिन्न समस्याओं को संदर्भित करता है, जिसमें से सभी समस्याएं कृत्रिम प्रकाश के व्यर्थ, अयोग्य व अनावश्यक प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। इसका परिणाम क्या है कि रात्रि आकाश में तारों के प्रकाश को धीमा कर देती हैं, खगोलीय अनुसंधान में हस्तक्षेप करता है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामूहिक गतिविधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, पुनः प्रसंस्करण और पुनः प्रयोग और निपटान किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके तहत कचरे के 3 श्रेणियों को अलग करके दायित्व मानकों को उत्पादन के अंतर्गत जो है रखा गया है। और इसके अंतर्गत कचरों को 3 भागों में बांटा गया: गीला, बायोडिग्रेडेबल, सूखा, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि आते हैं। घरेलू खरपतवार या खतरनाक अपशिष्ट जो डायपर, नैपकिन, खाली कंटेनर आदि हो गए। इन्हें अलग किए गए कचरे को कचरा संग्रहकर्ता या स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत जो कचरे हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। ई अपशिष्ट स्रोतों की बात करें, पीसीबी, कांच के पैनल तथा कंप्यूटर से शीशा, इसके अवयव क्या है? शीशा है। तंत्रिका तंत्र किडनी को प्रभावित करता है। प्रतिरोधक या अर्धचालक, इसका जो अवयव है वो क्या है? कैडमियम है और यह भी किडनी, यकृत, तंत्रिका तंत्र आदि को प्रभावित करता है। संचार सामग्री, स्वचित, पीसीबी या पारा इसका मुख्य घटक है और यह मस्तिष्क की क्षति, श्वास एवं त्वचा रोग के लिए जिम्मेदार है। गैल्वेनीकृत स्टील प्लेट या फिर इसे सजावटी सामान, यह इसका मुख्य घटक क्रोमियम है और यह ब्रैकाइट्स रोग के लिए जिम्मेदार है। केबलिंग, कंप्यूटर और आवाज़ सामग्री, जिसका मुख्य घटक प्लास्टिक और पीवीसी है। ठीक है, और इसके दहन से डिऑक्सिन उत्पन्न होता है जो प्रजनन, वृद्धि, ह्रास के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सर्किट बोर्ड जिसका मुख्य घटक ब्रोमिनेट अग्निरोधक होता है और यह अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करता है। कैथोड किरण नलिका का सम्मुख पृष्ठ जिसमें बोरियम, फास्फोरस और भारी धातुएं इससे निष्कासित होती हैं और यह मांसपेशियों को कमजोर करता है। तांबे के तार, पीसीबी, इसका मुख्य घटक तांबा होता है जो पेट दर्द, मिलती, यकृत को नुकसान पहुंचाता है। लिथियम आयन बैटरी की बात करें, इसका मुख्य घटक लिथियम होता है और यह लिथियम स्तर दूध में प्रवेश करके पोषण प्राप्त करता बालक को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मदरबोर्ड की बात करें तो बेरिलियम इसका मुख्य घटक है और यह कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 क्या कहता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है और नए ई अपशिष्ट नियम के सी
एफएल एवं पारा युक्त लैंप के साथ ही अन्य उपकरणों शामिल किया गया है। इस नियम में पहली बार विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्पादकों को भी लक्षित किया गया है। ठीक है, मतलब जो कचरे का या फिर से जिस चीज़ का जो ई अपशिष्ट है उसका उत्पादन करते हैं, उनका निपटान करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई है। पहली बार इसको जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए, उत्पादक के पास एक अलग निर्माता जिम्मेदारी संगठन हो सकता है जिससे पर्यावरण रूप से ई अपशिष्ट के संग्रह और निपटान को सुनिश्चित कर सकते हैं। और डिपॉजिट रिफंड योजना क्या है? इसकी शुरुआत की गई है जिससे निर्माता बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त राशि वसूलना है और जब उपकरण वापस आ जाता है तो उसे ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटा देना है। निपटान तथा पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सुनिश्चित करना, यह भी जो है इनकी जिम्मेदारी है। थोक उपभोक्ताओं को वार्षिक स्तर पर प्रतिफल दाखिल करना होता है और पहले 2 वर्ष में उत्पादित अपशिष्ट 30% अवशिष्ट संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे क्रमिक अधिसूचना द्वारा 7वें वर्ष 70% तक लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2022 में आया है, इस क्या है? यह भी जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया और यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके नए नियम में क्या प्रावधान किया गया है? यह जो नियम है, यह ई अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण में शामिल सभी व्यवसायों और व्यक्तियों पर यह नियम लागू होता है। और नए नियम के तहत ई अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या को 21 से बढ़ा करके 106 कर दी गई है। नियम जो है बेकार बैक्टीरियों के लिए लागू नहीं होता है, जो बैक्टीरिया वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत आती हैं। यह प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए भी लागू नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक, उपभोग वस्तुएं और पुर्जे शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को परिचालन में लाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, यह हानिकारक सिंथेटिक प्लास्टिक उत्पादों का पर्यावरण में संचय है। भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्टों का उत्पादन करता है और भारत ने 2022 तक एकल उपभोग प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब? 2022 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी के जो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 5 जून को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 2018 की थीम थी। ठीक है, इसका कारण क्या है? घरेलू उपभोग, औद्योगिक अनुप्रयोग, बायोमेडिकल वेस्ट, कृषि, मत्स्य पालन, समुद्री आर्थिक गतिविधियों, ये सब जो कारण है। प्रभाव, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है, वायु मृदा के साथ साथ यह जल प्रदूषण में भी योगदान देता है। सूक्ष्म प्लास्टिक जो 5 मिमी से छोटे आकार वाले प्लास्टिक होते हैं, जैसे माइक्रोवीट्स और माइक्रोबीट्स हो गए, माइक्रोफाइबर हो गए, तो ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र में सौंदर्य प्रसाधन हो गए, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। वैश्विक पैटर्न प्लास्टिक पहल की बात करें, इसके तहत जो है यह पहल का नेतृत्व यूएनईपी और विश्व पर्यावरण संगठन और एलन मैक आर्थर फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और इसका लक्ष्य है प्लास्टिक प्रदूषण के मूल कारणों का समाधान करना और इसे पृथ्वी धारण पर्यटन कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह व्यवसायों, सरकार तथा अन्य पर्यटन हितधारकों को 2025 तक निश्चित एवं कार्यवाही योग्य प्रतिबद्धताओं का खाका बनाने के लिए सक्षम बनाता है। ओजोन प्रदूषण की बात करें, ओजोन अच्छा या बुरा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पाया कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जा रहा है तो यह अच्छा ओजोन होगा। ठीक, और यह जो है परावैंगनी विकिरण को रोक करके हम धरती पर आने से रोकती है, जिससे चर्म कैंसर से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित होने से रोकती है। और अगर यह ग्राउंड लेवल अर्थात ओजोन एक खतरनाक ओजोन होता है, अगर यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है तो यह एक खतरनाक ओजोन हो जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह अर्थात क्षोभ मंडल में और उसके ठीक ऊपर पाया जाता है और यह एक अत्यधिक कष्टकारी गैस है और यह पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव क्या होगा कि सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन, फेफड़े की कार्य क्षमता में कमी, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, अस्थमा सहित अनेक स्वास्थ्य समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। CO2 अवशोषित करने की क्षमता में कमी उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में कमी, वातावरण में CO2 की सांद्रता, जिससे क्या होती है कि बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है? इस प्रोटोकॉल के तहत अम्लीयकरण को रोकना, सुपोषण तथा ग्राउंड लेवल ओजोन में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे बहुप्रभाव प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के देश द्वारा इसे अपनाया गया था और यह प्रोटोकॉल 2010 से 2020 तक 4 प्रदूषकों के राष्ट्रीय उत्सर्जन सीमा तक तय करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक और अमोनिया,
इनको जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया था और यह प्रोटोकॉल विस्तृत सीमा पार वायु प्रदूषण सम्मेलन का एक हिस्सा है। जैव उपचार क्या है? अपशिष्टों के संदूषण में कमी लाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया को जैव उपचार कहा जाता है। और स्वस्थानिक जैव उपचार जिसके जैव छिड़काव स्वदेश से सूक्ष्म जीवों के जैविक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हवा और पोषक तत्वों को तेल संतृप्त क्षेत्र में छिड़काव किया जाता है। वनस्पति उपचार संदूषण को हटाने के लिए वनस्पति तथा पौधों का प्रयोग किया जाता है। जैव वेटिंग यह क्या है? कुछ ऑक्सीजन संवेदनशील धातुओं तथा रसायनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपशिष्ट में ऑक्सीजन के स्तर को मृदा के माध्यम से वायु प्रवाह को बढ़ाया जाता है। जैव निक्षालन जीवित जीवों का उपयोग करके मृदा में धातु निष्कर्षण किया जाता है, जैसे सीसा तथा कैडमियम जैसे भारी धातुओं को आकर्षित करने के लिए मछली की हड्डियों का प्रयोग करना। खाद बनाना जैसे प्राकृतिक क्षरण उपचारात्मक प्रक्रिया के लिए अपशिष्टों का संग्रहण किया जाता है। जैव संवर्धन के तहत अपशिष्ट को उसी क्षेत्र में नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को छोड़ा जाता है, जिससे अपशिष्टों को वह नष्ट कर सकें। जैव उद्दीपन इसके तहत अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को ला करके संदूषित स्थान में छोड़ दिया जाता है। ऑयल जैम्पर या ऑयल ऑयल इवोरोस ऐसे ये क्या है? ऑयल स्पिल उपचार करने वाली बैक्टीरिया है। ऑयल स्लब तथा कच्चे तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाते हैं। संदूषित कचरे को हटाकर उपचार के लिए संस्कृत प्रसंस्करण अथवा स्थल पर भेजा जाता है। ऑयल जैम्पर जो होते हैं एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो जिस स्थल या कह सकते हैं जिस नदी या समुद्र में तेल रिसाव होता है या ऑयल ज़्यादा अधिक मात्रा में फैल जाता है, वहाँ पे इन बैक्टीरियाओं को छोड़ दिया जाता है और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऊपरी परत पे जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको खा जाते हैं। ठीक है। बाह्य स्थानिक के अंतर्गत लैंड फार्मिंग इस प्रक्रिया में संदूषित मृदा की खुदाई की जाती है और उस क्षेत्र में विशेष विशेष में फैला दिया जाता है और नाइट्रोजन को हटाने तो नाइट्रेट आधारित जीवों को हटाने के लिए नाइट्रोजन को मिट्टी में दबा दिया जाता है। बायोरिएक्टर जैव उपचार प्रक्रिया के समय अपशिष्ट संग्रह के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। विंडरोज प्रदूषित मृदा में उपस्थित स्वदेशी तथा हाइड्रोकार्बन बैक्टीरिया के क्षरण की गतिविधि या इसको या तो बढ़ा दिया जाता है या जैव उपचार वृद्धि करके संदूषण को कम किया जाता है। बायोपाइल्स या खाद तथा लैंड फार्मिंग की ये एक संस्करण है। ठीक है। तो ये था जैव उपचार के आपके लाभ हैं और यह जो है उसकी हानि है। तो ये था आपका जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनको रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कारगर उपाय किए गए हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो है हम लोग इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है, इन सबको शामिल करेंगे और इन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।